हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आरआरबी पीओ की प्रैक्टिस सेशन में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था कि मैं रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस लाऊंगा आप सभी लोगों के लिए, तो बस वही है। रेगुलर प्रैक्टिस सेशन जो है हम ले आए हैं और आज एक और प्रैक्टिस सेशन आपके सामने है। स्टार्ट करते हैं गाइज पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? ये कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ R is 30% less than present age of Q, and after 4 years age of R will be 20% less than age of P. If 16 years ago age of Q was 20% more than age of P, देन फाइंड दी एवरेज एज ऑफ पी एंड आर 6 years ago, यानी कि 6 साल पहले उनकी जो एज थी उसका रेशो मुझे बताना है। कई सारी कंडीशंस इसके अंदर हैं, चलो डिस्कस करते हैं सारी कंडीशंस को धीमे धीमे। देखो 30% लेस होने का मतलब होता है, जो 30% की वैल्यू होती है वो होती है 3/10, यानी कि अगर एक की वैल्यू 10 है तो दूसरे की वैल्यू 7 होगी। यानी कि अगर आर और क्यू की बात करूं तो आर छोटा है क्यू बड़ा है, यानी कि आर की जो प्रेजेंटेज होगी और जो क्यू की प्रेजेंटेज होगी उसका रेशो अगर मैं चेक करूं तो वो रेशो होगा 7 और 10 का। यानी कि 70 और 100 भी ले सकते हो आप, 30% लेस देन की बात हो रही है तो 7 और 10 का रेशो होगा। यहां मैं इसको ले लेता हूं 7x और इसको ले लेता हूं 10x। तो दो कंडीशन में बनाने वाला हूं। तो पहली कंडीशन हमसे क्या कहती है? फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ये कह रहा है कि 4 साल बाद जो है, जो आर की एज होगी वो पी से 20% कम होगी। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो चार साल के बाद जो आर की एज होगी, आर की जो एज होगी 4 साल के बाद कितनी होगी? 7x+4। ठीक है। और पी की जो एज होगी वो नहीं पता पी की एज कितनी है, और पी की जो एज इस टाइम पे होगी उन दोनों का मान लो, इसकी एज पी मान लेता हूँ मैं, इसका रेशियो यानी कि 20% कम होगी। तो अगर ये पी 5 होगा तो इसकी एज 4 होगी। ठीक है, एक कंडीशन तो ये बनेगी यहाँ पे। और एक कंडीशन यहाँ पे ये बनेगी कि 16 साल पहले, यानी कि 16 साल पहले क्यू की एज कितनी आ जाएगी? 10x-16। और पी की एज, देखो भाई, पी की प्रेजेंट एज मुझे नहीं पता, पी की 4 साल बाद की पता थी मुझे, और पी का मुझे पता होगा 16 साल पहले, यानी कि 16 साल पहले की पी की प्रेजेंट डेज को मैं पी ही लेके चल लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, थोड़ा ध्यान देना आप सब लोग। तो 20% मोर देन थी, तो ये पी की एज अगर 5 थी तो क्यू की एज कितनी थी? इसका मतलब 6 थी। तो दो इक्वेशंस मुझे मिल जाएंगी। पी यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे जरूर मिलने वाली है, पी के रेस्पेक्ट में कुछ वैल्यू मिलेगी मुझे। तो मैं देख लेता हूँ कितनी वैल्यू मिलने वाली है मुझे। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ वैल्यू मिलेगी, क्योंकि मैं पी पर कंपैरिजन करूंगा, है ना, तो मैं पी की एज निकाल पाऊंगा। तो एक्स की वैल्यू मेरी कुछ ना कुछ मुझे मिलेगी ज़रूर। ठीक है, तो देखो ज़रा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 35x+20 इज इक्वल टू 4p+16। यानी कि 35x+16 ले जाऊंगा तो 4 = 4p आएगा। यानी कि p की वैल्यू जो यहाँ से मुझे मिलेगी वो मुझे मिलेगी 35x+4/4। यानी कि p की एक वैल्यू तो मुझे ये मिलेगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? थोड़ा सा सही क्वेश्चन है गाइस, तो थोड़ा समझना है आप सब लोगों को। उसके बाद मैं बात करता हूँ इन दोनों के साथ। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो 50x माइनस 80 हो जाएगा, ये -80 इज इक्वल टू 6p-96। तो यहाँ से जो 6p की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मुझे कितनी मिल जाएगी? तो 96 इधर जाके हो जाएगा 50x+16। यानी कि p की वैल्यू जो यहाँ से मुझे मिलेगी वो मुझे मिलेगी 50x+16/6। ठीक है, तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये इक्वेशन मेरी सेकंड है। क्योंकि p की वैल्यू दोनों बार मेरी आ चुकी है तो p की वैल्यू को मैं इक्वेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। तो इन दोनों को इक्वल, इसको और इसको इक्वल रखना है आपको, है ना। तो 35x+4/4 इज इक्वल टू 50x
प्लस 16 डिवाइड बाई 6, तो ये 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा देखो ज़रा, 105x प्लस 12 और इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 100x प्लस 32। सॉल्व करते हैं भाई, 5x की वैल्यू 20 आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ से मुझे कितनी मिल जाएगी 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको करना है। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी 4। जैसी x की वैल्यू 4 मिलेगी, इसकी जो प्रेजेंट एज आ जाएगी 28 आ जाएगी, r की, और इसकी प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। p की कैलकुलेट कर लेता हूँ, किसी एक में रख दो, इसमें रख लेते हैं। जैसे 4 पुट करूंगा इसमें, तो जो p की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पे देखो 4 इंटू 35 140 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 हो जाएगी, यानी कि 144 डिवाइड बाई 4, 4 दिया 12 और 4 छक्के 24, यानी कि ये 36 आ जाएगी। आप क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, कितना कहता है कि 6 साल पहले इनकी जो एवरेज एज कितनी थी। तो 6 साल पहले अगर मैं पी को कैलकुलेट करूं तो पी की एज जो आएगी 6 साल पहले 30 ईयर्स हो जाएगी, और आर की एज जो 6 साल पहले आएगी वो आ जाएगी 22। दोनों का एवरेज मुझे कैलकुलेट करना है, यानी कि 30 प्लस 22 होते हैं 52 डिवाइड बाई 2, यानी कि मेरा आंसर इस केस में कितना आ जाएगा भाई 26 ईयर्स। कितना आंसर बनेगा मेरा 26 ईयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार रिपीट कर करके देखना है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो हमारा आंसर कितना आएगा 26 ईयर्स हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए इन्वेस्टेड 6250 रुपीज इन ए स्कीम एंड आफ्टर 9 months B also invested in same scheme, and after 1.75 years since A invested, the total profit received by them is 26550 rupees, out of which B received 10,800 rupees. What amount of money did B invested initially? तो B ने कितना इनिशियली इन्वेस्ट किया था, ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। ए ने इतने लगाए, पहले देखो मैं एक छोटी सी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 1.75 ईयर्स मतलब कितना हो जाएगा, 1 ईयर कंप्लीट है, और 75/100 अगर आप कैलकुलेट करोगे 3/4, यानी कि 3/4 को मैं अगर 12 से मल्टीप्लाई करूँ यानी कि 9 months, तो एक साल पूरा है, यानी कि 12 मंथ पूरे और 9 मंथ और, यानी कि 21 मंथ की बात हो रही है। आई कुछ बात समझ में? 1.75 ईयर्स का मतलब कितना हो जाता है 21 मंथ्स। अब कहानी आगे की समझने की कोशिश करते हैं। ए ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 9 महीने के बाद बी ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो बस हो गया क्वेश्चन अभी। तो ए का जो और बी का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, अब भाई ए का इन्वेस्टमेंट तो रहेगा 6250, और ए का जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा वो पूरा 21 महीने के लिए रहेगा। अब बी का इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं पता, मैंने कहा ₹100 इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, लेकिन बी का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 12 महीने के लिए रहेगा। ठीक है, बी का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 12 महीने के लिए रहेगा। अब जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज ऑलवेज गिव यू प्रॉफिट। ठीक है, हमेशा देता है आपको प्रॉफिट। अब टोटल जो आपका शेयर जो आपका टोटल है वो कितना है, टोटल प्रॉफिट है आपका 26550, उसमें से 10,800 रुपये बी को मिलता है, तो ए को कितना मिलेगा, तो आप इसको माइनस करने की कोशिश करो। 15 में से 8 गएंगे, यहाँ पे बच जाएंगे 7, यहाँ बच जाएंगे 5, यानी कि 15,750। तो 15,750 रुपये तो ए का प्रॉफिट है, और 10,800 रुपये बी का प्रॉफिट है। आप अगर चाहो तो उसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 5 से कैंसिल कर दो, 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 3 बार, 5 से 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करूंगा तो 5 दूनी 10, 5 से एक बार 25 के 30 हो जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, देखो जरा ध्यान से, 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45 हो जाएगा, तो 35 आ जाएगा ये। 9 से इसको कैंसिल करो, 9 2 जा 18, 9 4 जा, तो 35 और 24 का रेशो मिल रहा है प्रॉफिट का एक्चुअल में। ठीक है, तो बस लगा देते हैं। तो ये जो बनेगा, ये वैल्यू जो है और इसका रेशो, इन दोनों का रेशो इसके बराबर आना चाहिए। बस ये कॉन्सेप्ट होता है जो छोटा सा हमको इसमें समझना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो लगा देता हूँ मैं। तो 6250 इंटू 21 डिवाइड बाई 12x
इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो 12 से कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, और 7 3 जा 7 से 5 टाइम्स, 5 से इसको कैंसिल कर लो भाई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1250 हो जाएगा। तो कितना आंसर बनेगा, 7500 आना चाहिए। 2 का मल्टीप्लाई करो 1250 में, 1250 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2500 आएगा इंटू 3, ये वैल्यू एक्स के इक्वल आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी मिल जाएगी, 7500 रुपीज़। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक है क्वेश्चन करने लायक, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आते हैं गाइस, ठीक है। तो आपको इसको बेसिक समझने की ज़रूरत है, ठीक है, किस तरीके से हमें करना होता है। बस एक बेसिक इसका याद रखो पार्टनरशिप का, हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो होता है वो हमें प्रॉफिट देता है, और उसके रिगार्डिंग ही हमें सारी चीज़ें लेके चलनी होती हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 3000 can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 6 7, repetition of digits not allowed। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड है। आप कितने नंबर बना सकते हो 4 डिजिट के, तो देखो जरा ध्यान से, बस उसको मैनुअली मैं सॉल्व कराता हूँ आप लोगों को। देखो हमारे पास है, अगर हम देखें 1 2 3 4 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है, और 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए देखो पहले जो प्लेस है आपके पास, ठीक है, और क्योंकि आपको 2000 से 3000 के बीच के नंबर बनाने हैं, बिटवीन 2000 एंड 3000, तो जो फर्स्ट प्लेस होगा आपका, यानी कि आप कहते हो 1000 प्लेस जो होगा इस डिजिट का, उसमें जीरो नहीं ले सकते। उसमें सिर्फ मेरे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होगी कि मैं वहां पर सिर्फ 2 ही ले सकता हूं। समझना मेरी बात को भाई, यहां सिर्फ मैं 2 ही ले सकता हूं, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं ले पाऊंगा मैं। इसके अलावा आप कोई भी नंबर नहीं, क्योंकि 2000 से 3000 के बीच चलना है। तो जो फर्स्ट डिजिट आएगी वो 2100 2200 2330 कुछ भी आएगा, फर्स्ट डिजिट जो 1000 प्लेस पे रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, 1000 प्लेस पे हमेशा 2 रहेगा हमारा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो यहां मेरी एक चॉइस मैंने फिक्स कर दी, बस इसके अलावा कुछ नहीं है आपको देखना। इसके अलावा आगे कितनी चॉइस हो सकती है, देखो जरा ध्यान से, सारे के सारे नंबर ले सकते हो। इसके अलावा आप आगे दो को तो मैंने लॉक कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितने नंबर रहेंगे मेरे पास, 7 चॉइस। यहाँ पे 7 में से 1 लॉक हो जाएगी, 6 चॉइस रहेंगी। यहाँ पे कितनी चॉइस रह जाएंगी, 5 चॉइस। यानी कि इस केस में मेरा आंसर कितना बन जाएगा गाइस, 210। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक इसमें आपको देखना पड़ता है ना। 2000 से 3000 के बीच में कितने नंबर बनेंगे, और डिजिट दे रखी है मुझे 0 1 2 3 4 5 6 7 इनसे। तो देखो आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे भाई, यहाँ पे 0 2 7 कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 2, 2 नहीं हो सकता। अब इनमें से भी कोई एक नंबर यहाँ फिल हो गया तो यहाँ पे मेरे पास 6 चॉइस रह जाएंगी, उनमें से भी एक नंबर फिल हो गया तो यहाँ पे हमारे 5 चॉइस रह जाएंगी मेरे पास। तो इस तरीके से ये चलता है। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 दैट्स इट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है भाई, ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 16 डेज। ए किसी जॉब को 16 दिन में पूरा कर सकता है। बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो है वो ए से 60% ज़्यादा एफिशिएंट है। बोथ ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन द जॉब एंड आफ्टर फ्यू डेज बी लेफ्ट टास्क एंड ए फिनिश द रिमेनिंग 5/16 ऑफ द गिवन जॉब फॉर हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर। देखो अच्छा क्वेश्चन है, समझते रहना ध्यान से। ए का मुझे पता है, ए कैन कंप्लीट दिस जॉब इन 16 डेज। ए इस जॉब को 16 दिन में पूरा कर सकता है गाइस, ठीक है, इसका मुझे पता है। इसके अलावा मुझे पता है बी 60% मोर एफिशिएंट देन ए, यानी कि बी की जो ए की जो एफिशिएंसी होगी और बी की जो एफिशिएंसी होगी, इनका रेशो कितना आ जाएगा, 5 and 8। इसका रेशो मेरा कितना आ जाएगा, 5 and 8। 60% मोर, 60% होता है 3/5। अगर किसी को 60% मोर होना हो तो 5 में कितना प्लस कर देते हैं हम लोग, +3 कर देते हैं। तो जो रेशो मुझे मिलता है कितना मिलता है, 5 और 8 का रेशो मिलता है। तो ए की एफिशिएंसी अगर 5 है तो बी की हमारी 8 हो जाएगी। जैसे मुझे ये मिलता है तो यहाँ से मैं टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकता हूँ। टोटल वर्क हमारा होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो ए की एफिशिएंसी 5 है और ए 16 दिन में कोई काम पूरा करता है, यानी कि टोटल वर्क मेरे पास 80 यूनिट्स आ जाएगा।
टोटल वर्क मेरे पास कितना आ जाएगा, 18 यूनिट आ जाएगा, 80 यूनिट्स आ जाएगा। अब इसको शुरू करना इतना आसान है ना। अब आप ये देखो कि ए फिनिश्ड 5/16, तो 5/16 अगर फिनिश करता है, तो अगर मैं 5/16 फिनिश कर दूं किसी भी वर्क का, तो रिमेनिंग रह जाएगा 11/16, ठीक है। यानी कि 11/16 जो काम है वो ए और बी दोनों ने मिलकर किया है। तो बस यही ये पूछ रहे हैं कि ए और बी जो मिलकर कर रहे हैं वो कितने दिन काम कर रहे हैं। समझना दोबारा बात को, 80 यूनिट टोटल वर्क है, ए फिनिश द रिमेनिंग 5/16 ऑफ द गिवन जॉब, मतलब दोनों जब काम कर रहे थे तो उन्होंने काम किया कुछ दिन, उसके बाद बी छोड़ के चला गया, तो 80 यूनिट्स में से 5/16 ही काम रह गया था, 11/16 ए और बी कर चुके थे। तो बस यही ये पूछ रहे हैं कि ए और बी जो काम कर रहे थे 11/16 वो कितने दिन में किया। तो बस देखो इजीली हम कैलकुलेट करेंगे, 80 यूनिट्स का 11/16 अगर मैं कैलकुलेट करने पे आऊँ, 16 पंजे 80 होते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 55 यूनिट्स, कितना हो जाएगा 55 यूनिट। तो 55 यूनिट्स जो है वर्क किया ए और बी ने मिलकर किया, तो 55 यूनिट्स को डिवाइड करो ए और बी के वर्क से, तो 55 को अगर मैं ए और बी के वर्क, यानी कि दोनों ने कितने यूनिट करते हैं, 13 यूनिट करते हैं ना। अब तो आ रही होगी बात समझ में, दोनों कितने यूनिट करते हैं, 30 यूनिट्स, 13 से डिवाइड करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगी, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगी। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 दिन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है। तो 4 दिन तो पूरे काम किया ही किया है, और 5वें दिन भी थोड़ा बहुत काम किया होगा, तो मैं इसका आंसर जो है अपने हिसाब से 5 ले लेता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, क्योंकि एग्जैक्ट आएगा भी नहीं, क्योंकि ए और बी की एफिशिएंसी 13 बन रही है टोटल मिला के, और 55 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूँ तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 4 दिन पूरे किए, तो 5वें दिन भी कुछ ना कुछ तो काम किया होगा ना दोनों ने मिलकर, तो 5 दिन मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा खैर हमारे लिए चैलेंज नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है सेशन जो है, तो लाइक कर दिया करो यार, कमेंट करो मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और अच्छे से परफॉर्म करेंगे आगे। A takes 200% more time to complete a work than A and B together. C is 50% more efficient than B. A and C together finish a work in 15 days. In how many days B alone will finish the same work? अच्छा क्वेश्चन है ना, समझने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो कोशिश करते हैं। A takes 200% more time to complete a work than A and B together. देखो 200% more होने का मतलब क्या है, यानी कि A का जो टाइम होगा और A और B का जो कंबाइंड टाइम होगा उसका रेशियो कितना आएगा, 1:3। ये रिएक्शंस आपके जितने अच्छे होंगे, ये रिएक्शन आपके जितने अच्छे होंगे उतने अच्छा आप परफॉर्म करोगे, ठीक है। क्यों मैंने ऐसा लिख दिया, क्योंकि जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं और 200% मुझे इंक्रीज करना है, तो 100 का 200% 200 होता है, तो बड़ी हुई वैल्यू 200 मोर कितनी मिलेगी, 3, यानी कि ये जो रेशियो मिलेगा मुझे कितना मिलेगा, 1:3 मिलेगा मुझे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो इनकी जो एफिशिएंसीज होंगी, ए की एफिशिएंसी और ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी। ओके, ए टेक्स मोर टाइम, ओके सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ए टेक्स मोर टाइम, ठीक है। तो एफिशिएंसी हमारी कितनी हो जाएगी, 1/3, एफिशिएंसी हमारी कितनी हो जाएगी, 1/3। तो एफिशिएंसीज निकालना इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, एफिशिएंसीज को निकालना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। C is 50% मोर एफिशिएंट देन बी। अब यहाँ पे 50% आप लोगों को पता होना चाहिए, 50% 1/2 होता है, ठीक है। अब ब्राइट कलर लेता हूँ। तो 50% की बात अगर मैं करूँ तो C की जो एफिशिएंसी है और B की जो एफिशिएंसी है, इसका रेशो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। C is 50% मोर देन B, एफिशिएंट मोर देन B, तो B अगर 2 होगा तो C हमारा कितना हो जाएगा, 3। 100 और 150 भी ले सकते हो, इनकी एफिशिएंसीज के रेशो ये आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी भाई सभी को, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्या करना है देखते हैं। ए और सी मिलकर इसको 15 दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बी की एफिशिएंसी अगर 2 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, 1। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। अब ए और सी मिले, दोनों ने मिलकर काम किया 15 दिन तक, तो ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा टोटल वर्क है।
तो ए और सी मिलकर कितना कर लेंगे ये देख लो, ए और सी मिलकर करते हैं, सी करता है 3 यूनिट तो ए करेगा 1 यूनिट, तो ये दोनों मिलकर 4 यूनिट करेंगे और 15 दिन करेंगे, यानी कि जो टोटल वर्क हमारे हिसाब से आना चाहिए वो कितना आ जाएगा, 60 यूनिट्स आ जाएगा टोटल वर्क। अब 60 यूनिट्स जो टोटल वर्क है तुम्हारा, ठीक है, वो बी को करना है। अब बी आराम से करेगा कि नहीं करेगा, अब 60 यूनिट वर्क है, बी की एफिशिएंसी 2 है, कितने दिन में कर लेगा भाई बताओ, 30 डेज में करेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, समझना है बस थोड़ा सा, है ना, ऐसा भी नहीं है, लॉजिक्स होते हैं कुछ, बस तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, जो टोटल वर्क इस केस में बनता है वो हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, या एफिशिएंसी वगैरह हम कैलकुलेट करें तो टोटल वर्क अपॉन टाइम कर देंगे। ये 2-3 चीज़ें आपको हमेशा पता रहनी चाहिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाएगा, इस बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्या कह रहा है। द एवरेज वेट ऑफ 70 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 35 किलोग्राम होगा, आई थिंक 35 किलोग्राम होगा, चलो किलोग्राम कर लेंगे। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इज 9:5। फाइंड द टोटल वेट ऑफ बॉयज इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 40 किलोग्राम मोर देन गर्ल्स। समझते देखो क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है, 35 किलोग्राम कर लें यहाँ पे पहले, तो 35 किलोग्राम होगा ये, ठीक है, वेट। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इज 9:5। तो बॉयज और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज है ना, उल्टा मामला है, गर्ल्स टू बॉयज है, गर्ल्स टू बॉयज जो रेशियो दे रखा है 9:5 है। 70 स्टूडेंट्स हैं गाइज, 14 25 70 9 5 45 और 25 हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 70 स्टूडेंट्स हैं, यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्या कहना चाह रहा है ये, समझते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो 35 किलोग्राम है। इसमें वैसे था क्या, मैं यही सोच रहा हूँ, 70 इंटू 35 किलो, कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो 7 5 जा 35, 3 7 3 जा 21, यानी कि 2450 किलोग्राम आ जाएगा पूरी क्लास का वेट। अब ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 14 किलोग्राम मोर देन गर्ल्स, फाइंड दी एवरेज टोटल वेट ऑफ बॉयज बताना है। तो टोटल वेट ऑफ बॉयज जाएगा, बॉयज है हमारे कितने, 25 बॉयज हैं, बॉयज़ का वेट अगर x प्लस 14 है तो गर्ल्स का वेट हम कितना ले सकते हैं, x ले सकते हैं, और टोटल मेरा 2450 आना चाहिए, बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम 5 से सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20, यानी कि 490 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको गाइस, 4x ये कितना हो जाएगा 70 प्लस ये हो जाएगा 9x, और ये जो वैल्यू आएगी 490 आ जाएगी, यानी कि 14x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी 420। तो ये x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 30, तो यहाँ पुट कर देना 30 को, तो टोटल वेट ऑफ बॉयज हो जाएगा 25 इंटू 30 प्लस 14, यानी कि 25 इंटू 44, 25 चौके 100 और 110, कितना आंसर आ जाएगा भाई 1100 किलोग्राम। तो एवरेज वेट जो आ जाएगा वो हमारा, सॉरी टोटल वेट्स ऑफ बॉयज़ कितना आ जाएगा 1100 किलोग्राम आ जाएगा। इतना ज़्यादा हार्ड जो क्वेश्चन नहीं है लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को उठा लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैड ए ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर he would have taken 2 hours less to cover a certain distance. Had he traveled 4 kilometer per hour slower, he would have taken 5 hours more to cover the same distance. Find that distance. तो इसके लिए पहले तो तुम एक चीज़ याद रख लेना कि जो डिस्टेंस होती है हमारी होती है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ये फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चन में बड़ा काम आता है, आप लिख लेना इस चीज़ को, बहुत काम आएगा आपको। ये क्या है, मेरा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड है, और ये आपका क्या है डिफरेंस ऑफ स्पीड, और ये आपका डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। दो केस यहाँ पे बन जाएंगे। पहले केस में मैंने मान लिया मेरी जो स्पीड है नॉर्मली, अगर मैं एक केस में बात करूँ मेरी स्पीड है x, तो अगर 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर जाओगे तो मेरी स्पीड हो जाएगी x + 3। बी केस बनाओ, अगर मेरी स्पीड है नॉर्मली x
और अगर मैं स्लोअर जाऊँ तो मेरी स्पीड हो जाएगी x-4। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा भाई समझना आप सभी लोग कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो ये डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है। तो मैं दो केस बना रहा हूँ डिस्टेंस के लिए। पहला केस डिस्टेंस के लिए बनाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना होगा, 3 किलोमीटर फास्टर जाता है, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना 2 आवर्स लेस लेता है, इज इक्वल टू एक्स इंटू, सेकेंड केस में कितना है ये वाला, x इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड, और डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है 5 आवर्स मोर। एक बार आप इसको स्लो करके भी देख लेना सभी लोग, है ना, जो मैं समझा रहा हूँ सारी चीज़ें एक बार समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर और डिटेल इस तरीके की चीज़ें मुझे हमें बतानी है तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इन पर सेपरेट 10-15 मिनट का भी एक कॉन्सेप्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आपकी क्लैरिटी आ जाएगी ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है ना। यहाँ फिलहाल मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 4 दूनी 8, 8x प्लस 24, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 15x माइनस 60, तो ये 7x की वैल्यू 84 आ रही है गाइज, और तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 12। तो एक्चुअल स्पीड जो मेरी 12 किलोमीटर पर आ रहा है, बढ़ा दूंगा तो 15 हो जाएगी। एक्चुअल स्पीड 12 किलोमीटर पर आ रहा है, बट घटा दूंगा तो 8 हो जाएगी। अब तुम किसी में भी ले लो यार, इस वाले में पुट कर लेता हूँ मैं वैल्यू, तो मेरी डिस्टेंस आ जाएगी निकल के, किसी एक में लगा दो। x कितना है 12, x प्लस 3 कितना है 15, डिवाइड बाई डिफरेंस कितना है 3, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है 2, 4 दूनी 8, 120 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा डिटेल में ऐसे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर दो एक बार, तो कमेंट कर देना नीचे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो आप कमेंट कर दो, मैं ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा सेपरेटली, छोटे छोटे वीडियोज बना के, जिससे आपको थोड़ा अच्छा रहेगा, रिवीजन के टाइम पे थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले देते हैं गाइज। क्या कह रहा है ये, रेशियो ऑफ साइड ऑफ क्यूब एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 4:7। if the surface area of cube is इतना, then find the area of circle। देखो जब अगर इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और हमने अगर फिगर बना के क्वेश्चन सॉल्व किए तो भाई साहब ये तुम्हारा टाइम ले जाएगा। टाइम नहीं यार हमारे पास, वी कैन डू इट वेरी क्विकली। ठीक है, बहुत आसानी के साथ तुम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो जरा मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो 6a² होता है। ठीक है, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है 6a² होता है। टोटल सरफेस एरिया ये कितना दे रखा है 1536। 6 अगर मैं कैंसिल 6 2 जा 15, 6 5 जा 6 6 जा, यानी कि a² की वैल्यू अगर 256 आ रही है। मैं क्वांटिटी 1 के बारे में पहले बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से हमारी 16 आ जाएगी। क्यूब की साइड और सर्कल की साइड, इनका रेशियो, सर्कल की जो रेडियस है इसका रेशियो है 4:7। तो बस हो गया। यहाँ तो 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, साइड ऑफ क्यूब हमारी 16 आ रही है, तो इसकी 7 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 28। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का चल रहा है यहाँ पे 4 का चल रहा है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है भाई πr²। एरिया ऑफ सर्कल हमारा कितना होता है πr²। पाई होता है 22/7 और r² हमारा हो जाएगा 28 इंटू 28, 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई 22 इंटू 28 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8×4 = 192 कितना हो जाएगा 28 इंटू 4 है, ओके 80 और 8×4 = 112 हो जाएगा ये। तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, कैरी कर जाएगा 4, 22 और 4 26, यानी कि जो हमारा एरिया बनेगा सर्कल का वो कितना बनेगा 2464। अब क्वांटिटी 2 के बारे में अगर मैं बात करूं, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 2 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर। डायमीटर जो सर्कल का है वो 2 टाइम्स दी साइड है, यानी कि 2 इंटू आर। डायमीटर क्या होता है रेडियस का दुगना, यानी कि 2 इंटू साइड, यानी कि जो रेडियस है और जो साइड है वो कैसी है बराबर है सर्कल की, स्क्वायर की और सर्कल की। द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 2 टाइम्स द साइड ऑफ स्क्वायर और डायमीटर ऑफ सर्कल इज 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ सर्कल। समझ रहे हो ना इस चीज़ को, यानी कि साइड और रेडियस दोनों सेम हो जाएंगी। एरिया ऑफ स्क्वायर आ रहा है, यानी कि साइड स्क्वायर इज 196, तो ये साइड जो बनेगी ये 14 की बन जाएगी, ये बराबर किसके बन जाएगी रेडियस के बन जाएगी। एरिया अब तुम खुद ही सोच सकते हो, पहले में जो रेडियस थी 28 थी, यहाँ पे रेडियस आ रही है 14, तो सीधी सी बात है
कि जो क्वांटिटी 1 है वो ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 हो जाएगी। दैट्स इट, इस क्वेश्चन का यही आंसर बनेगा, ज़्यादा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इसके आगे, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइज, उम्मीद कर रहा हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको लगता है कॉन्सेप्ट डिस्कशन और आसान जल्दी से होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए, तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर करूँगा, आपकी हर समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगा। जो क्वांट के में मेरी जिम्मेदारी है आपको लगता है कि सर ये डिस्कशन करना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं धीमे धीमे उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो गाइज ऐसे ही पढ़ते रहिए, और अगर अपनी क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट में डाल दीजिए, मैं डिस्कस करूँगा सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू।